हाय वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन चैनल। और हम पार्लियामेंट्री कमेटी का पार्ट 3 करने वाले हैं। तो इस पार्ट 3 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं उन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा की मैनुअल को आप रेफर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और इसमें जो जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं उन टॉपिक्स की डिटेल को या उनके रिलेटेड क्वेश्चंस को आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमारी टेस्ट सीरीज में भी आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है और इन स्टेटमेंट्स में से आपसे ट्रू एंड फॉल्स के बारे में पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है। तीन स्टेटमेंट आपके सामने है। पहली स्टेटमेंट ये बताती है कि कोई भी वर्क अगर किसी कमेटी को दिया गया और वो असाइन वर्क कंप्लीट नहीं हुआ यानी कि अनफिनिश रह गया और कमेटी का टाइम फिनिश हो गया, तो उस टाइम में क्या करेंगे? कमेटी के पीरियड को एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अगर कोई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई जिसके अंदर कोई अनफिनिश वर्क था यानी कि अनफिनिश वर्क के लिए कोई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई और कमेटी का टाइम खत्म हो गया, और कमेटी ने कोई भी मेमोरेंडम या नोट या प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ये सब बनाए या कोई एविडेंस उनको मिला, तो क्या वो एविडेंस नई कमेटी को अवेलेबल करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर स्पेशल रूल्स बनाए जाते हैं किसी कमेटी के लिए और वो स्पेशल रूल्स इनकंसिस्टेंट होते हैं विद जनरल रूल्स। अब क्या होता है, जनरली कुछ रूल्स हमेशा क्रिएट किए जाते हैं जिन्हें जनरल रूल्स हैं वो बनाए गए हैं, लेकिन कुछ स्पेशल रूल्स भी क्रिएट किए जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि जनरल रूल्स हैं और स्पेशल रूल्स हैं, लेकिन जो जनरल रूल्स हैं वो इनकंसिस्टेंट है विद, लेकिन जो स्पेशल रूल है वो इनकंसिस्टेंट है यानी कि वो मैच नहीं कर रहे, यानी कि जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग वो गलत लग रहे हैं या उनमें कुछ कमियां हैं या खामियां हैं या कुछ चेंजेस हैं। तो ऐसे में कौन सा रूल अप्लाई होंगे? फॉर्मर रूल्स अप्लाई होंगे या नहीं होंगे, या फिर लेटर रूल्स यानी कि जनरल रूल्स को लगाएंगे या स्पेशल रूल्स को लगाएंगे, तो ये देखना होगा। तो यहाँ पर आपके पास तीन स्टेटमेंट्स थी। इन स्टेटमेंट्स में से आपको पता करना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है। अब आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात है, इसको करने के लिए आपको पूरी डिटेल नॉलेज होगी, लेकिन इस डिटेल नॉलेज को लेने के लिए आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। तो उसकी बजाय आप क्या करें, इस स्टेटमेंट को यहाँ से देखें। सबसे पहले हम इसके आंसर को देखते हैं, फिर इसके पीछे के लॉजिक को पहचान लेते हैं और उस लॉजिक के बेसिस पे आप आगे इन क्वेश्चंस को याद रखेंगे, इन पूरे टॉपिक्स को याद रखेंगे। तो चलते हैं। आंसर जो है वो है 2 और 3। 2 और 3 क्यों करेक्ट है और 1 क्यों गलत है, इसको हम देखते हैं आगे के एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ये बताता है कि कभी भी अनफिनिश वर्क जो होगा कमेटी का, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो अगर मान लीजिए कि हाउस डिसॉल्व हो गया या कमेटी का टाइम खत्म हो गया, तो ऐसे केस में अगर कमेटी ने कुछ भी अनफिनिश्ड किया है, अनफिनिश्ड वर्क किया है और उसमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाई थी या मेमोरेंडम बनाया या कोई नोट बनाया या उन्हें कोई एविडेंस मिला, तो वो क्या होगा, वो एक वर्क ही तो है, उसे हमें दूसरी कमेटी को अवेलेबल करवाना चाहिए। तो वैसा ही लॉजिक यहाँ भी लगाया गया था, और उसको क्या होगा, उस वर्क को या उस जो भी नोट होगा, मेमोरेंडम होगा, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होगी या फिर कोई एविडेंस होगा, उसको नई कमेटी को अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ये तो एक लॉजिकल बात हो गई, तो इसलिए ये सही है। अब आगे चलते हैं। जनरल रूल्स टू द कमेटी की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल रूल्स क्या होते हैं। एक्चुअल में कुछ चीजें हैं, मान लीजिए कि जनरल रूल्स कभी किसी चीज को कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ स्पेशल रूल्स बना दिए हमने। अब क्या हो रहा है कि अगर वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, स्पेशल रूल्स जो है कमेटी के वो इनकंसिस्टेंट है विद द जनरल रूल, तो हमेशा फॉर्मल रूल्स को ही प्रिवेल किया जाएगा। तो सीधा का सीधा यहाँ पर क्या हो गया, आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख दी इसने। अब आपको यहाँ से बिल्कुल याद ही रखना है कि फॉर्मल रूल्स को प्रिवेल करेंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट आप क्या करेंगे, सीधा याद रखना है आपको। तो आपके सीधा क्वेश्चन के सामने दो स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हो गई, तो स्टेटमेंट नंबर 2 और 3। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो क्यों नहीं करेक्ट हुई, तो उसका पहले ही हम देख चुके हैं कि कमेटी के टाइम को एक्सपीरियड को एक्सटेंड तो हम करेंगे नहीं यहाँ पर, तो उसका जो अनफिनिश्ड वर्क है वो रह गया तो रह गया, ठीक है।
तो ऐसा होगा क्योंकि नई कमेटी बना दी जाती है। तो पहला क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ। अब यहाँ से आपको, क्योंकि आप कम पढ़ेंगे, आपके पास टाइम नहीं होता, तो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चंस को इस तरीके से डील करना होगा ताकि आप स्टेटमेंट्स ये सब जान के अपने पास रखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर पाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु नॉमिनेट द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। अब जो ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मीन्स ये है कि पार्लियामेंट का जो बिजनेस होगा उसके ऊपर जितनी भी एडवाइस देंगे या जो भी चीजें होंगी उसके बारे में जो बातें होंगी वो ये कमेटी करेगी। तो सबसे पहले बात है कि ये कमेटी कौन नॉमिनेट करता है। तो आपको पता ही है कि किसी भी लोकसभा को चलाने वाला स्पीकर ही है। तो स्पीकर का ही मेन काम इसमें होता है कि वो क्या करेगा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को चलाएगा, यानी कि उसको नॉमिनेट भी वही करवाएगा। अब आगे चलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होगी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की। तो आपको पता होना चाहिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कभी भी 15 मेंबर से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। तो ये भी आपको पता चल गया। चेयरपर्सन कौन होगा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। स्पीकर को ही यहाँ पर चेयरपर्सन माना जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को रूल नंबर 287 में कवर किया गया। इसके अंदर पूरा बताया गया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम क्या है, उसमें कितने मेंबर होंगे और उसको स्पीकर शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी। तो यहाँ पर इतना डिटेल में आपको पता चल गया। अब आगे चलते हैं। हु रिकमेंड टाइम दैट शुड बी एलोकेटेड फॉर द डिस्कशन ऑफ स्टेज और स्टेजेस सच गवर्नमेंट बिल्स। अब मान लीजिए जब भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है या कोई भी कमेटी, इस टाइप की जो कमेटी है, ठीक है, तो उसका काम क्या है, वो बताएगा कि जो गवर्नमेंट के जो बिल्स हैं, ठीक है, उन बिल्स को कितने स्टेजेस पे लेके जाना है, कितने स्टेजेस पे उसका डिस्कशन होना है। तो ये सारा वो क्या करेगा, लीडर ऑफ हाउस के साथ में और स्पीकर के साथ में मिलके क्या करेंगे, कंसल्टेशन करेंगे और तब जाके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को फॉरवर्ड किया, रेफर किया जाएगा। ठीक है, तो कौन रिकमेंड करता है टाइम के लिए। ठीक है, किसी भी बिल का जो डिस्कशन होगा उस कितने स्टेजेस पे डिस्कशन होगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब कौन रिकमेंड करता है, सेक्रेटरी जनरल, कमेटी, वाइस प्रेसिडेंट या स्पीकर। अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट का तो लेना देना कुछ है नहीं, कमेटी ही बताएगी, इसलिए कमेटी ही आंसर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज कमेटी। आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। रूल नंबर 288 का 1, इसमें क्या बोला गया है, द फंक्शन ऑफ कमेटी टू रिकमेंड टाइम। तो क्या होगा, जब भी कोई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है तो उसका ही काम है टाइम का अलोकेट करना, उसकी रिकमेंडेशन करना और ये बताना कि कोई भी बिल कितनी स्टेजेस पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, या कोई और बिजनेस होगा, वो स्पीकर की कंसल्टेशन और लीडर ऑफ हाउस की कंसल्टेशन से रेफर किया जाएगा कमेटी को। ठीक है, तो कमेटी है जो डिसाइड करेगी। सेकंड, कमेटी के पास पावर है कि वो प्रपोज टाइम टेबल के अंदर डिफरेंट आवर्स बता दे कि किस स्टेजेस पे जो बिल है वो कंप्लीट होगा और अदर बिजनेस कंप्लीट होंगे, यानी कि हर स्टेज जो बिल की होगी उसके पास कितना टाइम एलोकेट किया जाएगा। तो ये एक टाइम टेबल कौन बनाएगा, कमेटी के पास पावर है, वो बना सकता है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ अ मोशन मूव्ड आफ्टर द रिपोर्ट हैज बीन प्रेजेंटेड टू द हाउस। मान लीजिए कि एक मोशन आया हाउस के अंदर और रिपोर्ट आने के बाद में, ठीक है, इसके द्वारा बाय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, हाउ मच मैक्सिमम टाइम मे बी अलॉटेड फॉर डिस्कशन ऑफ द मोशन। तो अब क्या होगा कि एक बिल जो है, अब देखिए क्या हो रहा है कि एक रिपोर्ट प्रेजेंट की गई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और उसके लिए एक मोशन लाया गया। तो वो मोशन को कितना टाइम दिया जाएगा डिस्कशन के लिए। मोशन होता क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लॉ की भाषा में मोशन का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, डिस्कशन करने के लिए, ये किसी लॉ को या किसी भी जजमेंट को आप जज करना चाहते हैं, यानी कि उस पर डिस्कशन करना चाहते हैं, डिबेट होना चाहिए। तो ये जो टाइमिंग है वो कितनी है, तो ये टाइमिंग एकदम अलॉटेड टाइमिंग है, तो आपको पता होना चाहिए ये हाफ एन आवर की टाइमिंग दी गई है। तो हाफ एन आवर की टाइमिंग यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट। मोशन इन हाउस आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ द रिपोर्ट। यहाँ उसी चीज को क्लैरिफाई किया गया है, बताया गया कि रूल नंबर 290 के अंदर जब भी रिपोर्ट को रेफर किया जाएगा कमेटी के, ठीक है,
तो इस केसेस में जो होगा, हाफ आवर से ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा फॉर डिस्कशन ऑफ द मोशन। और कोई भी आदमी, कोई भी जो मेंबर होगा पार्लियामेंट का, वो मेंबर क्या करेगा, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलेगा इस मोशन के ऊपर। तो यहाँ पर टाइमिंग पहले से डिस्कस कर दिए गए। तो ये था इतना आज जो मैक्सिमम हमने पढ़ा वो था बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में। तो इस पार्ट में इतना ही था। आप अपने प्रिपरेशन को करते रहें, साथ ही हमारी ऐप पर जाएं, वहां से आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में हम अपनी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी लेके आ रहे हैं। जो लोग चाहते हैं कि हम उनको टॉपिक वाइज दें ताकि वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकें, तो उनके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आ रही है। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ डेली क्विजेस अवेलेबल होते हैं। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। और हम अब अपने वीडियोस को कंसिस्टेंटली इंक्रीज करने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ही पास आने वाला है। तो हम चाहेंगे कि आपको डेली हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल करवा सकें और डेली बेसिस पे अवेलेबल करवाएं, ताकि आपको एग्जामिनेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो प्रिपरेशन आपकी चलती रहे। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।